हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पे। जय हिंद, नमस्कार। आप हमारे साथ करियर पथ स्टडी पॉइंट पे जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट, ई बुक, जीके पीडीएफ, बेसिक साइंस पीडीएफ, करंट अफेयर्स और रीजनिंग क्वांट और सभी सब्जेक्ट जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को बिल्डअप कर सके। देखो, आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे भारतीय सरकार के द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, है ना। और ये क्यों किए गए कि भारतीय सरकार इनको क्यों करती है। तो देखो दोस्तों, क्यों करती है, क्योंकि वहाँ किसी भौगोलिक विशेष परिस्थिति के कारण, वहाँ के पेड़ पौधों के कारण, जंगली जानवरों के कारण, या फिर वहाँ की कुछ प्राकृतिक दृश्य को लेकर, जिससे भारतीय सरकार के द्वारा उनको सुरक्षित किया जा सके, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो सके, है ना, जंगली जानवरों को आवास मिल सके और हमारी प्रकृति को बढ़ावा मिल सके, जिससे हमारे पर्यावरण का विनाश ना हो। तो हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ेंगे। देखो, भारत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। इसके 18 बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क है। यानी कि हमारे पास, हमारे भारतीय सरकार ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं और ये यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इन स्थलों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। तो ये भी याद रखना है कि क्यों बनाया गया है, जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग के लिए। आप इनकी लोकेशन देख सकते हो हमारे भारत के नक्शे के ऊपर कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है। हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में आमतौर पे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों के दीर्घकालिक का संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। दूसरा होता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें सहकारी गतिविधियों के लिए किया जाता है और इसमें पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रथाओं के अनुकूल हो। थर्ड होता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया। ये एरिया ये बाहरी भाग होता है जहाँ स्थानीय समुदाय, संरक्षण एजेंसियां, वैज्ञानिक और अन्य हितधारक मिलकर क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं और विकास स्थायी रूप से करते हैं। और हाँ, अगर बात की जाए कि यहाँ पे मेघालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है गारो, काशी, जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, काशी और जयंतिया। गारो, काशी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है यहाँ पे मेघालय के अंदर। चौथा है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, और 1989 में अपनाया गया था। और ये उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार और मैंग्रोव वन, इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वन याद रखना है, और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंग्रोव वन याद रखना है, इसमें से मैंग्रोव वन पूछा गया है पहले। हम इसकी इमेज देख सकते हो आप लोग। देखो, यहाँ पे ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय उद्यान भी है और इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ग्रेट निकोबार का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखो, ये विशेष क्या है इसमें। यह विशाल रोबर केकड़ा, खारे पानी का मगरमच्छ, निकोबार मेगापोड और निकोबार ट्रिसरू और विभिन्न समुद्री प्रजातियां पाई जाती है। इस विदेशी सैम्पियन और निकोबारी जनजाति का घर है। इंपॉर्टेंट है, विदेशी सैम्पियन, यानी कि सैम्पियन या फिर सैम्पियन, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, पूछा गया कि उसने कि सैम्पियन जनजाति भारत में कहाँ पे निवास करती है, तो कहाँ करती है? ग्रेट निकोबार के दक्षिणी द्वीप के ऊपर, अंडमान निकोबार में। ठीक है, और यहाँ द्वीप जो भूगोल, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच बातचीत और प्रकृति के साथ साथ स्वदेशी संस्कृतियों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। 5वें नंबर पे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के तट पे है। ठीक है, इसकी इमेज देख सकते हो, कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीलंका और भारत में के बीच में जो तमिलनाडु अपना राज्य है, उस तमिलनाडु के तट पे है ये। ठीक है, अरब सागर के सटा हुआ। तो कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के तट पे। देखो, यह है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ठीक है, देखो तमिलनाडु के अंदर स्थित है और 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और यहाँ भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। इसमें 21 छोटे द्वीप है और आसन प्रवाल भित्तियाँ, उथले पानी के आवास और मुहाने शामिल है। और यहाँ पे डुगोंग, यानी कि समुद्री गाय, इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना है, समुद्री गाय डुगोंग है ना। डॉल्फिन, समुद्री कछुए, ओलिव रिडले और लॉगरहेड, ऑक्सबिल, लेटरबैक, परवाल और मछलियों की उच्च विविध वाली प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास के विस्तार और मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है ना, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं उसमें।
शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण। यह समुद्री संरक्षण जैव विविधताएं हॉटस्पॉट के रूप में प्रवाल भित्तियों के महत्व, सीमा पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों श्रीलंका के साथ में साझा करती है और प्रबंधन की चुनौतियां और संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है, भूटान की सीमा से सटा हुआ है और 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये वन और घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्रों के एक अद्वितीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। यहाँ भाग, एशियाई हाथी, एक सिंग वाला गेंडा इंपॉर्टेंट है, एक सिंग वाला गेंडा, गोल्डन लंगूर, हिस्पीड, हरे और पक्षियों की एक समुद्र प्रजाति पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम के अंदर लोकेटेड है। यह लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सफल संरक्षण प्रयासों, सीमा पर संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की जटिलताओं और संरक्षण पर सामाजिक राजनीतिक कारकों के प्रभाव को दर्शाता है। देखो इसकी पिक्चर देख सकते हो आप, यह है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश की सीमा पर है। 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय खारा पानी वाला मैंग्रोव वन वाला एकल खंड है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। सेकंड नंबर पे कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ग्रेट निकोबार के अंदर। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु के तट पे, जो अभी पढ़ा था हमने, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी के अंदर है ना, गल्फ ऑफ मन्नार में। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो जो पिक्चर देख सकते हो आप, ये है सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा है तो यहाँ पे नदी भी होगी, तो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो वहाँ पे डेल्टा बनाती है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, वहीं पे है कौन सा, सुंदरबन स्थित है पश्चिमी बंगाल के अंदर। और आप इसमें रॉयल बंगाल टाइगर को देख सकते हो, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो विशेष क्या है इसमें, विशेष है कि रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया में मैंग्रोव में रहने वाली एकमात्र भाग की आबादी है। खारे पानी का मगरमच्छ, एस्चुअरायन मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर, छिपकली, डॉल्फिन की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है और बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वातावरण में वनस्पतियों जीवों के अद्वितीय अनुकूलन है ना, जीवों के अद्वितीय अनुकूलन आजीविका में के लिए मैंग्रोव के महत्वपूर्ण और निम्न तटीय क्षेत्र वाले जलवायु परिवर्तन से आत्म उत्पन्न गंभीर खतरों को उजागर करता है। यानी कि हमारा मेन हमें क्या याद रखना है, मेन याद रखना है कि वहाँ पे कौन से जंगली जानवरों के लिए फेमस है जगह, कब अपनाया गया, ठीक है। और उसके अंदर जैसे अभी वन का नाम आता है, किसी विशेष घास का नाम आता है, तो ये जरूर याद रखना है। इन्हीं से पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्टली। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मयूरभंज जिला ओडिशा में लोकेटेड है। 1994 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। इसकी इमेज देख सकते हो आप, ये है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मयूरभंज जिला ओडिशा में लोकेटेड है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये अपने विस्तृत सालवनों, आपसे पूछा जा सकता है कि सालवन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज जिला ओडिशा के अंदर। घास के मैदानों के लिए भी है। और यहाँ भाग, एशियाती गौर, चौसिंगा, 4 सींग वाला मृग, पक्षी और सरीसृपों के लिए एक समृद्ध विविधता पाई जाती है। ये काले भागो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काले भागो जिसे मोलानेस्टिक भाग बोला जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। तो काले भाग कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और जल संवर्धन प्रबंधन में वन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व, संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका और बड़े वन खंडों के प्रबंधन की चुनौतियों को दर्शाता है। नेक्स्ट है डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब इसमें विशेष क्या है, ये ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों द्वारा निर्मित एक नदी द्वीप है। नम पर्णपाती वन, सदाबहार वन और घास के मैदान इसमें शामिल है। यह जंगली घोड़े, अद्वितीय जंगली घोड़े, सफेद पंखों वाला वुड डक, जल भैंस, बाघ, तेंदुआ और विभिन्न प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह नदी पारिस्थितिक तंत्रों की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, बाढ़, कटाव के प्रभाव और औद्योगिक विकास के संरक्षण को संतुलित करने की चुनौतियों को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और कब अपनाया गया या कब अधिसूचना वर्ष रहा इसका। आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, यह है डिब्रू सैखोवा, ठीक है, जो कि असम के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है देहांग या देभांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कब बनाया गया, 1998 के अंदर। इसका अधिसूचना वर्ष क्या था, 1998। इसकी इमेज देख सकते हो आप, ठीक है। देखो
देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अरुणाचल प्रदेश में 1988 में बनाया गया। ये पाले आर्कटिक और इंडोमलीय और जो भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन तक विविध ऊंचाई पर वाली विविधता पाई जाती है। ठीक है, यह मिस्मी ताकिन, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, सेराव, गोरल, क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ और विभिन्न प्रकार के तीतर और अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जैव भौगोलिक संरक्षण क्षेत्रों की विविधता, जैव विविधता के लिए ऊंचाई प्रवणता का महत्व, पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण की अनूठी चुनौतियों को दर्शाता है। इमेज देख सकते हो आप इसकी। पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है और ये मध्य भारतीय उच्चभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है इसमें, जिसमें वन, घास के मैदान, गहरी खाइयाँ शामिल है। यहाँ बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, गौर, चीतल, सांबर, भारतीय विशाल गिलहरी, औषधीय पौधे की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये मध्य भारत की जैव विविधता पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने में के लिए और बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर मानवीय उपस्थिति के प्रबंधन की चुनौती को उजागर करता है। देखो आप इसकी इमेज देख सकते हो। पंचमढ़ी जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये मिश्रित स्थल है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों। आपने पढ़ा हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर, तो यूनेस्को की एक मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में लोकेटेड है और कब अपनाया गया था? अधिसूचना वर्ष का कब रहा इसका? 2000। इसकी इमेज देख सकते हो आप, यह है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा एक हिमालय की चोटी है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम के अंदर। अब देखो इसमें विशेष क्या है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जो माउंट कंचनजंगा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत के आसपास केंद्रित है। यहाँ अल्पाइन घास यहाँ पे भी पाई जाती है, ग्लेशियर और वनों का मिश्रित शामिल है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, जिसको मिश्रित यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। ये इमेज देख सकते हो आप। यहाँ पे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, नीली भेड़, विभिन्न ऊंचाई वाले पक्षी, अद्वितीय ऊंचाई वाली वनस्पतियां पाई जाती है ना। ऊंचाई वाले वातावरण में जैव विविधता के संरक्षण को की चुनौतियों को और प्राकृतिक परिदृश्यों को, सांस्कृतिक महत्व को और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल और तमिलनाडु में लोकेटेड है और वर्ष 2001 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, वर्ष 2001 के अंदर। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। देखो आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट जो अपने भारत की स्थिति है साउथ में, तो इस वाले पूरे एरिया को क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट। यह अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उच्च स्तर की स्थानीय प्रजातियों यानी कि एंडेमिज्म के लिए जाना जाता है। यहाँ एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, ये नीलगिरी तहर इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर, शेर पूंछ वाले मकाक, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और औषधीय पौधों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है और पौधों की विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है यहाँ पे। ठीक है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल और तमिलनाडु में लोकेटेड है, वर्ष 2001 में घोषित किया गया था। यह स्थानीय प्रजातियों के महत्व, जैव विविधता, हॉटस्पॉट के रूप में वर्षावनों का महत्व और सतत प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान को भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट है ग्रेट रण ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कच्छ का रण जो कि कहाँ पे? गुजरात में। कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? 2008 के अंदर। कब किया गया दोस्त? 2008 के अंदर। ठीक है, आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, यह है कच्छ का रण। देखो रण का मतलब क्या होता है? मतलब भूमि का एक ऐसा भाग जहाँ पे पानी कीचड़ के रूप में उपस्थित हो। ठीक है, तो कीचड़ के रूप में एक बहुत बड़े एरिया के अंदर लोकेटेड है और उसी को बोला गया है कच्छ का रण, जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, जानवर पाए जाते हैं पानी में पाए जाने वाले, तो बहुत बड़े एरिया के अंदर पाए गए हैं। तो वो जगह कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, जिसको कच्छ का रण बोला जाता है और 2008 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है सबसे बड़ा? कच्छ का रण सबसे इम्पोर्टेंट। यह एक अद्वितीय नमक दलदल पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानसून के दौरान एक विशाल उथली झील में और शुष्क
मौसम में खारे रेगिस्तान में बदल जाता है, ठीक है ना, खारे रेगिस्तान में बदल जाता है। यहाँ पे दलदल पाई जाती है बहुत मात्रा में। क्या पाई जाती है? दलदल। यहाँ भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय भेड़िया, कराकल, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जैसे फ्लेमिंगो, इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंगो, ठीक है ना, फ्लेमिंगो और पेलिकन पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक वातावरण, खारा रेगिस्तान में जीवन के अनुकूल मौसमी आर्द्रभूमि की घटना, अद्वितीय शुष्क क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वर्ष 2009 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, यह है कोल्ड डेजर्ट। देखो दिखाई दे रहा है ना, कोल्ड डेजर्ट नाम से ही पता चल रहा है, कोल्ड यानी कि ठंडा प्रदेश। तो ठंडा प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में है, और वह बर्फ़ से भी लोकेटेड है, बर्फ़ ढकी रहती है, कवर की होती है वहाँ के एरिए को। अब ये विशेष क्यों है? ये पश्चिमी हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी विशेषता विरल वनस्पति, अत्यधिक तापमान, और इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से शामिल है। यहाँ पे हिम तेंदुआ, हिमालय आइबेक्स, नीली भेड़, तिब्बती भेड़िया और हिमालय मेनाल जैसे विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले पक्षी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है हिमालय मेनाल, पूछा गया है क्वेश्चन है पहले, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हिमालय मेनाल कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ग्रेट डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या फिर हिमाचल प्रदेश। यह ठंडी और शुष्क पारिस्थितिकी में जीवन के अनुकूल उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की नाजुकता और दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्रों में संरक्षण की चुनौतियों को दर्शाता है। नेक्स्ट है सैसचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। सैसचलम बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पहाड़ियों और घाटियों की एक अनूठी स्थलाकृति वाले शुष्क पर्णपाती वनों की विशेषता है। यहाँ लाल चंदन, ये इंपॉर्टेंट है, लाल चंदन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सैसचलम हिल्स बायोस्फीयर में। एक अत्यधिक स्थानिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष है लाल चंदन, ठीक है ना। पतला लोरिस भारतीय विशाल गिलहरी, गोल्डन गेको और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। ये स्थानिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों के संरक्षण का महत्व है, अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने की चुनौतियों और शुष्क वन पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ने वाले दबावों को उजागर करता है। नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। कब बनाया गया? 2011 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। आपने पढ़ा होगा पन्ना की खानें, जो कि अपने पूरे भारत देश में सोने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पन्ना की खानें कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर। देखो क्यों महत्वपूर्ण है, ये घाटियों और झरनों के साथ एक शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी तंत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। पन्ना के अंदर पाए जाते हैं हीरे जवाहरात पाए जाते हैं, सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। KGF कोलार गोल्ड फील्ड, आपने मूवी भी देखी होगी KGF, वह अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा सोने की खदानें कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, जिनका क्या नाम है? कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। और पन्ना किस लिए फेमस है? पन्ना फेमस है वहाँ के हीरे और जवाहरात के लिए, ठीक है ना। हीरे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हीरे की खदान कहाँ पे? अपने भारत देश में मध्य प्रदेश में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है। यह घाटियों और झरने के साथ शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी तंत्र और विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है यहाँ पे। इसमें बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, चीतल, पिस्तौल भालू, विभिन्न प्रकार के सरीसृप पक्षी पाए जाते हैं, और सफल बाघ पुनर्वास के कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है। और यह बाघ संरक्षण और पुनर्वासों के प्रयासों, मानव वन्यजीव संरक्षण के प्रबंधन की चुनौतियों और निवास स्थान की कनेक्टिविटी के महत्व के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। नेक्स्ट है और सबसे लास्ट वाला अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे लोकेटेड है। और ये कब बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये बनाया गया सन 2005 के अंदर, ठीक है। नाम क्या है? अचानक मार अमरकंटक के अंदर अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। ये विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मिलन बिंदु पर है, जिसमें नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम है। यह घने साल और बांस के वनों के विशेषता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, अचानक मार द टाइगर रिजर्व, ठीक है।
और इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यहाँ पे अचानक मार टाइगर रिजर्व भी है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर, ठीक है ना, याद रखना है आपको अचानक मार। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ बाघ, तेंदुआ और घेर, चीतल, सांबर, चौसिंगा औषधीय पौधों की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है और ये जल समर क्षेत्रों के महत्व, पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर जैव विविधता, हॉट स्पॉट की अवधारणा और औषधीय पौधों के सतत उपयोग को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, तो जितना पढ़ाया गया है उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व से हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन पूछा गया है वो कब पूछा जाएगा, या तो वो आपको कोई अभ्यारण्य पूछ लेगा या डायरेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेगा, या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व की क्या विशेषता है, वहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है उस घास के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपको किसी वहाँ के किसी विशेष पशु का नाम दे के पूछ लेगा, किसी जनजाति का नाम दे के पूछ लेगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो जो भी आज की क्लास में आपको अवेलेबल कराया गया है ना, जो मैटर जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखे, बार बार रिवीजन करें और पूरी उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ओके।